नमस्कार। आज हम भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 या बीएनएस। नमस्कार। इसने दशकों पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह ली है। आज हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं जिनकी मदद से हम इस नए कानून की बुनियाद को समझेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है। बीएनएस अपने साथ नई अवधारणाएं, नई परिभाषाएं और सजा के नए तरीके लेकर आया है। हाँ, तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस देश के नए कानूनों को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इन स्लाइड्स के माध्यम से एक-एक करके इसे समझते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक परिचय की। जी। जी। इसके मुख्य बिंदु हैं, भारतीय न्याय संहिता को 20 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 358 धाराएं हैं। ये महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड की मात्रा में वृद्धि करता है और छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान जोड़ा गया है। हाँ, तो यहाँ 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, 20 अध्याय और 358 धाराएं। ये नंबर सीधे सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त सजा। ये दिखाता है कि नए कानून का फोकस समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा पर है। और ये सामुदायिक सेवा वाला पॉइंट, ये काफी नया लगता है। ये एक बहुत ही आधुनिक और कह सकते हैं सुधारवादी कदम है। छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने के बजाय अपराधी को समाज की सेवा करने की सजा दी जा सकती है, जैसे सफाई अभियान में मदद करना। और इस स्लाइड में एक एग्जाम अलर्ट भी है। आईपीसी की धारा 1 से 5 अब बीएनएस की धारा 1 में समाहित हैं। तो जो छात्र पुराने आईपीसी को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, कि आईपीसी की शुरुआती 5 धाराएं अब बीएनएस की सिर्फ एक धारा यानी धारा 1 में मिला दी गई हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे अधिनियम के नाम और प्रारंभ की, जो धारा 1 में है। जी। इसके मुख्य बिंदु हैं, इस अधिनियम का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार का उल्लेख है। और एग्जाम अलर्ट में 2 महत्वपूर्ण तारीखें हैं। अधिनियमित हुई 25 दिसंबर 2023 को और प्रवृत्त हुई 1 जुलाई 2024 को। हाँ, अब इन 2 तारीखों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। बताइए। अधिनियमित या इनैक्टेड, ये वो तारीख है जब भारत के राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करते हैं और वो एक कानून बन जाता है। बीएनएस के लिए ये तारीख है 25 दिसंबर 2023। अच्छा, क्रिसमस के दिन? हाँ, वैसे याद रख सकते हैं। और प्रवृत्त या एनफोर्समेंट, ये वो तारीख है जब से ये कानून पूरे देश में लागू हो जाता है। बीएनएस के लिए ये तारीख है 1 जुलाई 2024। तो अगर परीक्षा में सवाल आता है बीएनएस कब लागू हुआ, तो सही जवाब 1 जुलाई 2024 होगा। बिल्कुल सही। चलिए, अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे बीएनएस के प्रभाव की, मतलब भारत के भीतर इसका असर। जी, इसके मुख्य बिंदु हैं, यह संहिता संपूर्ण भारत में लागू होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशी दोनों पर बीएनएस लागू होगी। और इसका क्षेत्र है भारत की थल सीमा और जल सीमा। हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई अपराध भारत की जमीन पर होता है तो बीएनएस लागू होगा, चाहे वो अपराध किसी भारतीय ने किया हो या किसी विदेशी नागरिक ने। और ये जल सीमा का क्या मतलब है? एग्जाम अलर्ट में लिखा है, तट से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र। यहाँ टेरिटोरियल वाटर्स शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में जो चित्र है उसमें भी दिखाया गया है कि भारत की तटरेखा से समुद्र में 12 नॉटिकल मील यानी करीब 22.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र भारत का ही हिस्सा माना जाता है। तो अगर इस क्षेत्र में किसी जहाज पर कोई अपराध होता है तो उस पर भी बीएनएस के तहत ही कार्रवाई होगी। ठीक है। अब जमीन और पानी के बाद अगली स्लाइड में हम बात करेंगे हवा में और पोत यानी जहाजों पर बीएनएस के प्रभाव की। जी, मुख्य बिंदु हैं, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या वायुयान पर यह कानून लागू होगा, चाहे वो जहाज या विमान दुनिया के किसी भी कोने में हो। और उस पर सवार कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो वो बीएनएस के दायरे में आएगा। हाँ, अब इस स्लाइड के चित्र में आप देखें
तो एक भारतीय जहाज और विमान को एक सुरक्षा कवच में दिखाया गया है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। एग्जाम अलर्ट में भी एक सिद्धांत का जिक्र है, ध्वज का नियम या फ्लैग प्रिंसिपल। यही है फ्लैग प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि कोई भी जहाज या विमान जिस देश में रजिस्टर होता है, उस पर उसी देश का कानून लागू होता है। उसे एक तरह से उस देश की तैरती हुई या उड़ती हुई जमीन माना जाता है। अच्छा, बहुत दिलचस्प है। तो अगर जापान के पास समुद्र में खड़े एक भारतीय जहाज पर कोई अपराध होता है, तो उस पर भारतीय कानून बीएनएस ही लागू होगा। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो क्या ये कानून भारत के बाहर भी लागू हो सकता है? हमारी अगली स्लाइड इसी बारे में है। भारत की सीमाओं से परे इसका प्रभाव। जी, इसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं, यदि भारत की सीमा से बाहर कोई अपराधी भारतीय है, तो उस पर बीएनएस लागू होगी और ये माना जाएगा कि अपराध भारत में ही हुआ है। हाँ, पहला बिंदु साफ है। अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका जाकर कोई अपराध करता है, तो उस पर भारत में बीएनएस के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। और दूसरा बिंदु, यदि विदेश में बैठा कोई व्यक्ति भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को टारगेट करता है, तो वो भी दंडनीय होगा। ये आज के डिजिटल युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोई हैकर किसी दूसरे देश में बैठकर भारत के किसी बैंक सर्वर को हैक करता है, तो उसे बीएनएस के तहत सजा दी जा सकती है। एग्जाम अलर्ट कहता है कि पीड़ित यदि भारतीय है और अपराधी विदेशी, तो भी बीएनएस लागू हो सकती है। जी, ये इसके दायरे को और भी बढ़ाता है। ठीक है, पर क्या इस कानून से किसी को छूट भी मिली है? अगली स्लाइड में हम बात करेंगे उन अपवादों की जिन पर बीएनएस लागू नहीं होगी। हाँ, कुछ अपवाद रखे गए हैं। मुख्य बिंदु है भारत का राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, विदेशी संप्रभु और राजनयिक, और सेना के लिए बनाए गए विशेष कानूनों वाले क्षेत्रों में। देखिए, कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ये अपवाद जरूरी हैं। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमों से संवैधानिक छूट मतलब इम्यूनिटी मिली है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। और विदेशी राजनयिकों को? ये वियना कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत है। इसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं। ये आपसी संबंधों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, और सेना के लिए? सेना के अपने कानून और अपना न्यायतंत्र होता है, जैसे कोर्ट मार्शल। तो सेवा से जुड़े अपराधों पर उनके विशेष कानून ही लागू होते हैं। समझ गई। तो अब हम धारा 2 पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। सबसे पहले जीव जंतु और बालक। जी, कानून में हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। धारा 2(4) कहती है, जीव जंतु मतलब मानव के अलावा कोई भी जीवित प्राणी। और धारा 2(3) बालक मतलब 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति। ये परिभाषाएं बहुत सीधी और सरल हैं, लेकिन यहाँ बालक की परिभाषा को स्पष्ट रूप से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में शामिल करना एक अहम कदम है। एग्जाम अलर्ट में भी यही लिखा है कि बीएनएस में बालक की यह स्पष्ट परिभाषा नहीं शामिल की गई है। हाँ, ये बाल अपराध से जुड़े मामलों में स्पष्टता लाता है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें हम बात करेंगे कूचकरण यानी काउंटरफीट की परिभाषा की, जो धारा 2(4) में है। जी, इसके मुख्य बिंदु हैं धोखाधड़ी करने के आशय से एक वस्तु की नकल करके दूसरी वस्तु बनाना। नकल का हूबहू होना जरूरी नहीं है, और यदि वो मिलता जुलता है जिससे धोखा हो सकता है, तो वो दंडनीय है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है आशय, यानी इंटेंशन। आपका इरादा धोखा देने का होना चाहिए। मतलब नकल एकदम परफेक्ट ना भी हो तब भी ये अपराध है। हाँ, अगर कोई 2000 रुपए का नकली नोट बनाता है जो बिल्कुल असली जैसा नहीं भी दिखता, लेकिन इतना मिलता जुलता है कि किसी को धोखा दिया जा सके, तो ये कूटकरण माना जाएगा। ठीक है। और एग्जाम अलर्ट में बताया गया है कि यह परिभाषा पहले आईपीसी की धारा 28 में थी। जी, छात्रों के लिए आईपीसी और बीएनएस की धाराओं की ये मैपिंग याद रखना जरूरी है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज। धारा 2(8) बताती है कि कानून की नज़र में दस्तावेज क्या है। जी, मुख्य बिंदु हैं किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों द्वारा वर्णित विषय। यह इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में भी हो सकता है। उदाहरण, चेक, मुख्तारनामा, मानचित्र। इसका मतलब है कि दस्तावेज सिर्फ कागज नहीं है,
कोई ईमेल, कोई डिजिटल फाइल, पत्थर पर लिखी कोई बात, ये सब कानून में दस्तावेज माना जा सकता है। एग्जाम अलर्ट में लिखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और श्यामाचरण बनाम एसडीएम केस में करेंसी नोट्स को भी दस्तावेज माना गया है। हाँ, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि क्या करेंसी नोट एक दस्तावेज है? तो इसका उत्तर हाँ होगा। ये तो काफी दिलचस्प है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, जहां हम बात करेंगे बेईमानी और कपटपूर्वक में अंतर की। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, पर कानून में इनमें बारीक अंतर है। तो धारा 2(7) बेईमानी, डिसऑनेस्टली को परिभाषित करती है। आशय है किसी को सदोष लाभ पहुंचाना या किसी को सदोष हानि पहुंचाना। सही है। बेईमानी हमेशा पैसे या संपत्ति के गलत लाभ या हानि से जुड़ी होती है, जैसे किसी की घड़ी चुराना। और धारा 2(9) में कपटपूर्वक का आशय है कपट करना यानी धोखा देना। हाँ, कपटपूर्वक का मुख्य तत्व धोखा है। इसमें जरूरी नहीं कि तुरंत कोई आर्थिक लाभ हानि हो। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पाने के लिए नकली डिग्री का इस्तेमाल करता है, तो ये कपटपूर्वक है। अच्छा, तो एग्जाम अलर्ट का निचोड़ यही है कि बेईमानी में आर्थिक लाभानी मुख्य है, जबकि कपटपूर्वक में धोखा मुख्य है। बिल्कुल सही, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे लिंग और कार्य की परिभाषा पर। जी। धारा 2(10) लिंग जेंडर कहती है कि वह ही का अर्थ पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी ट्रांसजेंडर सभी से है। हाँ, और लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर शब्द का स्पष्ट उल्लेख एक बहुत ही प्रगतिशील और समावेशी कदम है। एग्जाम अलर्ट में भी आईपीसी की धारा 8 से तुलना की गई है, जहां ये स्पष्टता नहीं थी। सही। और धारा 2(1) कार्य एक्ट में कोई भी ऐसा काम शामिल है जो कानूनन अपराध है। इसमें अवैध लोप भी शामिल है। अवैध लोप का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कोई ऐसा काम ना करना जो करने की आपकी कानूनी जिम्मेदारी थी। कोई उदाहरण? जैसे अगर एक जेलर किसी कैदी को जानबूझकर खाना नहीं देता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये जेलर द्वारा किया गया एक अवैध लोप है और ये भी एक अपराध माना जाएगा। समझ गई। और आज की हमारी आखिरी स्लाइड है संश्रय यानी हार पर। इसका मतलब है किसी अपराधी को आश्रय देना। हाँ, ये धारा 213 में है। मुख्य बिंदु हैं किसी अपराधी को आश्रय देना, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, गोला बारूद या वाहन से सहायता प्रदान करना या उसे पकड़े जाने से बचाने में किसी भी प्रकार की सहायता करना। तो ये धारा सिर्फ मुख्य अपराधी को ही नहीं बल्कि उसकी मदद करने वालों को भी न्याय के दायरे में लाती है। अच्छा, तो अगर कोई जानता है कि उसके दोस्त ने चोरी की है और वह उसे अपने घर में छिपाता है, तो वो संशय देने का अपराधी होगा। एग्जाम अलर्ट यही बताता है कि ये धारा अपराधियों के सहयोगियों को दंडित करने के लिए है, नहीं है, बल्कि ये उस नींव का हिस्सा है जिस पर भारत की नई आपराधिक न्याय प्रणाली खड़ी है। इन मूल बातों को समझना हर जागरूक नागरिक और खासकर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य है। और सोचने वाली बात यह है कि इन विषयों से परीक्षा में सवाल कैसे बन सकते हैं। कई तरह के सवाल बन सकते हैं, जैसे बीएनएस की प्रवर्तन तिथि क्या है, या भारत की जल सीमा कितने नॉटिकल मील तक मानी जाती है। और परिभाषाओं से हाँ, पूछा जा सकता है कि बीएनएस में लिंग की परिभाषा में नया क्या शामिल किया गया है, या बेईमानी और कपटपूर्वक में मुख्य अंतर क्या है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का नया प्रावधान जोड़ा गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये नया तरीका भारतीय समाज में सजा और सुधार के नजरिए को कैसे बदल सकता है। हाँ, क्या ये सिर्फ एक सजा होगी या समाज को बेहतर बनाने का एक जरिया भी? ये सोचने वाला सवाल है। नमस्कार दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 14 और धारा 2 का 16 के बारे में, जो कि क्षति यानी इंजरी और न्यायाधीश यानी जज को परिभाषित करती हैं। क्षति यानी इंजरी, अवैध रूप से पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की हानि। इसके 4 प्रकार हैं: शारीरिक यानी बॉडी, मानसिक यानी माइंड, ख्याति संबंधी यानी रेपुटेशन, संपत्ति संबंधी यानी प्रॉपर्टी। न्यायाधीश यानी जज, वह व्यक्ति जो किसी विधिक कार्यवाही में निर्णय देने के लिए अधिकृत है। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर हम सोचते हैं कि इंजरी या चोट का मतलब सिर्फ खून निकलना या हड्डी टूटना है, लेकिन कानून की नज़र में धारा 2 का 14 के तहत अगर किसी की रेपुटेशन यानी इज्जत खराब की जाए या मानसिक यानी मेंटल परेशानी दी जाए तो वो भी इंजरी मानी जाएगी। एग्जाम में ये सवाल आता है कि क्या रेपुटेशन की हानि इंजरी है? तो जवाब है हाँ।
इसी तरह जज सिर्फ वो नहीं जो कोर्ट में बैठा है, बल्कि हर वो व्यक्ति जो लीगल डिसीजन लेने के लिए ऑथराइज्ड है। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 18 यानी स्थानीय विधि और धारा 2 का 20 यानी माह और वर्ष के बारे में। स्थानीय विधि यानी लोकल लॉ, ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग या क्षेत्र विशेष में लागू होती है। ऐसे कानून समाज के लिए आवश्यक मुद्दों पर बनाए जाते हैं। माह और वर्ष, इनका अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार समझा जाएगा। लोकल लॉ का मतलब है वो कानून जो पूरे देश में नहीं, बस किसी खास इलाके या स्टेट में लागू हो। जैसे यूपी का अपना रेंट कंट्रोल एक्ट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कानून में जब हम 1 महीना या 1 साल बोलते हैं तो उसका मतलब हिंदू कैलेंडर से नहीं, बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जनवरी-दिसंबर से होता है। स्लाइड में बताया गया है कि ये कैलेंडर 1582 में शुरू हुआ था और इसे पोप ग्रेगरी 13 ने बनाया था। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 21 के बारे में, जो चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को समझाती है। परिभाषा, ऐसी संपत्ति जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। उदाहरण, वाहन, आभूषण, लैपटॉप या कटी हुई लकड़ी। अपवाद यानी एक्सेप्शन, भूमि और भूमि से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तुएं जैसे खड़ा पेड़ चल संपत्ति नहीं है। इस स्लाइड में एक तस्वीर है जिसमें सोने की ईंटें यानी गोल्ड बार्स और एक लैपटॉप दिखाया गया है। ये दोनों चीजें आसानी से उठाकर ले जाई जा सकती हैं, इसलिए ये चल संपत्ति हैं। यहाँ एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, जमीन यानी लैंड और जमीन पर खड़ा हुआ पेड़ यानी स्टैंडिंग ट्री अचल यानी इमूवेबल है। लेकिन एग्जाम अलर्ट, जैसे ही आप उस पेड़ को काट देते हैं वो जमीन से अलग हो जाता है और चल संपत्ति बन जाता है। तभी उसकी चोरी हो सकती है। खड़े पेड़ की चोरी नहीं होती, उसकी चोरी तभी होगी जब वो कटकर मूवेबल बन जाए। अब हम समझेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, धारा 2 का 24 यानी अपराध कैसे बनता है। परिभाषा, भारतीय न्याय संहिता या तत्समय लागू कानून के विरुद्ध किया गया कार्य। 4 आवश्यक तत्व यानी 4 पिलर्स, मानव, आपराधिक मनःस्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य यानी एक्टस रियस, समाज या व्यक्ति को क्षति यानी इंजरी। स्टूडेंट्स, ये लॉ का बेस है। सिर्फ बुरी सोच यानी बैड इंटेंशन अपराध नहीं होती। अगर मैं सोचूं कि मैं चोरी करूं पर करूं नहीं, तो वो क्राइम नहीं है। क्राइम बनने के लिए 4 चीजें चाहिए। एक इंसान हो, उसका इरादा बुरा हो, मेंस रिया, वो कोई एक्शन ले, एक्टस रियस, और उससे किसी को नुकसान हो, इंजरी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 26, 2 का 19 और 2 का 35 के बारे में। धारा 2 का 19, पुरुष, किसी भी आयु का पुरुष, नवजात से वृद्ध तक। धारा 2 का 35, महिला, किसी भी आयु की महिला। धारा 2 का 26, व्यक्ति, इसमें कंपनी, एसोसिएशन या निकाय यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं। इस स्लाइड में एक पुरुष, एक महिला और बीच में एक बिल्डिंग यानी कंपनी दिखाई गई है। ये दर्शाता है कि कानून में व्यक्ति सिर्फ इंसान नहीं, कंपनियां भी होती हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या 1 दिन का बच्चा पुरुष माना जाएगा? हाँ, कानून के अनुसार किसी भी आयु का नर पुरुष है। और सबसे जरूरी बात, एग्जाम अलर्ट, धारा 2 का 17 में जीवन का मतलब सिर्फ मानव का जीवन है, जानवर का नहीं। लेकिन व्यक्ति यानी पर्सन में कंपनियां भी आती हैं, क्योंकि उन पर भी केस किया जा सकता है। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 28 यानी लोक सेवक कौन है। सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर्स। न्यायपालिका, प्रत्येक न्यायाधीश और न्यायालय का अधिकारी, रिसीवर, कमिश्नर। चुनाव, निर्वाचक नामावली तय करने वाला या चुनाव संचालित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति। सरकार, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो वेतन या कमीशन पर है। यहां ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति चुनाव यानी इलेक्शन में ड्यूटी कर रहा है तो वो उस समय लोक सेवक माना जाएगा। एग्जाम अलर्ट, कोर्ट की मदद करने वाला ज्यूरी मेंबर या आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ भी लोक सेवक होता है। ये स्लाइड पिछली स्लाइड का एक्सटेंशन है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि कौन शामिल है और कौन नहीं। शामिल है यानी इंक्लूडेड, नगर पालिका आयुक्त यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर, मुख्यमंत्री यानी सीएम और मंत्री, अध्यापक यानी परीक्षा ड्यूटी के दौरान। शामिल नहीं है यानी एक्सक्लूडेड, विधानसभा सदस्य यानी एमएलए और आर्मी में जेसीओ और एनसीओ।
यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सीएम और एमएलए में। एग्जाम अलर्ट, मुख्यमंत्री यानी सीएम एक लोक सेवक हैं क्योंकि वो वेतन लेते हैं और पब्लिक ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक विधायक यानी एमएलए तब तक लोक सेवक नहीं है जब तक वो कोई स्पेसिफिक पद ना संभाले। साथ ही आर्मी के जेसीओ और एनसीओ इस परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 30 यानी विशेष विधि और धारा 2 का 31 के बारे में। विशेष विधि यानी स्पेशल लॉ वह कानून जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू होता है, जैसे अफीम कानून, रेलवे एक्ट। मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऐसा दस्तावेज जो किसी कानूनी अधिकार को सृजित या अंतरित करता है। उदाहरण मार्कशीट, बैनामा यानी सेल डीड, पासपोर्ट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो कागज है जिसकी कोई वैल्यू है, जैसे आपका पासपोर्ट या जमीन का बैनामा। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये आपको अधिकार देते हैं। स्लाइड में धारा 2 का 32 जलयान यानी वेसल का भी जिक्र है, पानी पर चलने वाला कोई भी साधन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 2 का 36 और धारा 2 का 37 यानी सदोष लाभ और हानि के बारे में। सदोष लाभ यानी रॉन्गफुल गेन, अवैध साधनों से ऐसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करना जिसका वह व्यक्ति कानूनी हकदार नहीं था। सदोष हानि यानी रॉन्गफुल लॉस, अवैध साधनों से किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति की हानि पहुंचाना जिसका वो कानूनी हकदार था। सिंपल भाषा में, जो आपका नहीं है उसे गलत तरीके से लेना सदोष लाभ है, और जिसका अधिकार किसी और के पास था उसे वो चीज ना मिलने देना सदोष हानि है। एग्जाम अलर्ट, चोरी को समझने के लिए ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। अंतिम स्लाइड में हम बात करेंगे धारा 3 के बारे में। नियम, इस संहिता की सभी परिभाषाएं साधारण अपवाद के अधीन समझी जाएंगी। उदाहरण, यदि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कोई अपराध कर देता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशंस एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। जैसे हत्या अपराध है, लेकिन अगर कोई 5 साल का बच्चा गलती से गोली चला दे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अपवाद यानी एक्सेप्शन में आता है। एग्जाम अलर्ट, पहले ये आईपीसी की धारा 6 में था, अब बीएनएस की धारा 3 में है। तो दोस्तों, आज हमने बीएनएस की महत्वपूर्ण डेफिनेशंस देखी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंजरी, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी चारों हो सकती हैं। पब्लिक सर्वेंट, सीएम है पर एमएलए नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी, खड़ा पेड़ नहीं है, कटा हुआ पेड़ है। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? आपसे पूछा जाएगा, क्या कंपनी एक व्यक्ति है? जवाब है हाँ। या ग्रेगोरियन कैलेंडर किस साल शुरू हुआ? जवाब है 1582। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बातें हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कानून की किताबें बदलने की बात नहीं है। देखिए, बीएनएस ने 160 साल से भी ज्यादा पुराने भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी को बदला है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध, सजा और बचाव को लेकर इस नए कानून की सोच क्या है। जी, हम खास तौर पर अध्याय 2 और 3 पर ध्यान देंगे, जो कह सकते हैं कि इसकी नींव रखते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो अक्सर फिल्मों में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए 4 लोग मिलकर बैंक लूटने जाते हैं। एक बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है, अंदर गलती से किसी एक से गोली चल जाती है और किसी की मौत हो जाती है। तो क्या सजा सिर्फ गोली चलाने वाले को मिलेगी या सबको? बीएनएस इस बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये हमें सीधे बीएनएस की धारा 3 के एक जरूरी सिद्धांत पर ले आता है, जिसे सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन कहते हैं। कानून ये कहता है कि अगर कई लोग मिलकर मतलब एक ही इरादे से कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध के दौरान हुए हर काम के लिए हर एक व्यक्ति बराबर का जिम्मेदार होगा। अच्छा, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका रोल कितना छोटा था या बड़ा। गाड़ी चलाने वाला भी उतना ही दोषी माना जाएगा जितना गोली चलाने वाला। जी हाँ, बिल्कुल। कानून के नजरिए में अगर चारों की पहले से ये योजना थी, एक साझा इरादा था, तो वो सब एक ही नाव में सवार हैं। हर एक को हत्या और डकैती दोनों का दोषी माना जाएगा, जैसे कि उसने अकेले ही सब कुछ किया हो। तो पूर्व नियोजित योजना का होना जरूरी है। हाँ, प्री अरेंज्ड प्लान का होना बहुत जरूरी है। ये सिद्धांत पहले आईपीसी की धारा 34 में था, अब बीएनएस की धारा 3.5 में है।
और हाँ, एक बात जो परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है वो ये कि ऐसे गंभीर अपराधों को संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। जिनमें पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई कुछ करने की बात, लेकिन क्या कुछ न करने पर भी कोई अपराधी हो सकता है? मतलब चुपचाप खड़े रहने या अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने पर? हाँ, और ये कानून का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। इसे कहते हैं लोप द्वारा अपराध या एक्ट ऑफ ओमिशन। बीएनएस की धारा 3(7) कहती है कि अगर आपकी कोई कानूनी जिम्मेदारी है और आप उसे जानबूझकर पूरा नहीं करते, अच्छा, जिससे कोई अपराध हो जाता है, तो आपको उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं समझने के लिए? जरूर। मान लीजिए एक जेलर का कर्तव्य है कि वो कैदियों को समय पर खाना दे। अगर वो किसी कैदी से दुश्मनी निकालने के लिए उसे जानबूझकर खाना नहीं देता और उस कैदी की भूख से मौत हो जाती है, तो यहाँ जेलर ने किसी को मारा नहीं, उसने सिर्फ अपना काम नहीं किया। जी, लेकिन कानून इसे हत्या मानेगा क्योंकि खाना देना उसकी कानूनी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून में कुछ करना और कानूनी तौर पर जरूरी कुछ न करना दोनों ही सजा के लायक हो सकते हैं। वाह, मतलब जिम्मेदारी से बचना भी एक अपराध हो सकता है। तो ये तो हुई अपराध तय करने की बात। लेकिन एक बार जब ये साबित हो जाए कि अपराध हुआ है, तो सवाल उठता है सजा क्या होगी? बीएनएस इस मामले में क्या विकल्प देता है? बीएनएस की धारा 4 में 6 तरह की सजाओं का जिक्र है। 5 तो वही पुरानी है: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण या कठोर कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माना। जी। लेकिन एक छठी सजा जोड़ी गई है जो बहुत खास है: सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। सामुदायिक सेवा? ये तो बहुत नया और अलग सुनाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? ये भारतीय कानून में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, वैचारिक बदलाव है। अब तक हमारा कानून सजा देने पर ज्यादा जोर देता था, जिसे प्रतिशोधात्मक न्याय या रिट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। आंख के बदले आंख वाली बात। बिल्कुल। लेकिन सामुदायिक सेवा को शामिल करना ये दिखाता है कि अब कानून की सोच बदल रही है। अब मकसद सिर्फ अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि उसे सुधार कर समाज में वापस लाने का है। तो इसमें होता क्या है? अपराधी को जेल भेजने की बजाय उससे समाज सेवा कराई जाती है। जी, छोटे मोटे अपराधों के लिए, जैसे किसी सार्वजनिक संपत्ति को मामूली नुकसान पहुंचाना, अदालत अपराधी को जेल भेजने के बजाय ये आदेश दे सकती है कि वो बिना किसी तनख्वाह के कुछ घंटों के लिए किसी पार्क की सफाई करे या किसी अस्पताल में मरीजों की मदद करे। अच्छा। इसे सुधारात्मक न्याय, मतलब रिफॉर्मेटिव जस्टिस कहते हैं। इसका एक फायदा ये भी है कि इससे जेलों में भीड़ कम होगी और अपराधी को भी अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा। और परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा, है ना? बहुत ज्यादा। परीक्षा में यह सवाल सीधे आ सकता है कि बीएनएस में कौन सा नया दंड जोड़ा गया है। ये वाकई एक प्रगतिशील कदम लगता है। अच्छा, आपने आजीवन कारावास का जिक्र किया। इसे लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि ये 14 साल का होता है या 20 साल का या फिर पूरी जिंदगी का। ये एक बहुत आम दुविधा है, सही कहा आपने। देखिए, आजीवन कारावास का मतलब अपराधी के बचे हुए प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना है। तो फिर ये 20 साल वाला आंकड़ा कहाँ से आता है? वो आता है गणना के लिए। कानून में कई बार सजा की गणना करनी पड़ती है। जैसे किसी को मुख्य सजा का 1/4 देना हो, तब कितनी सजा होगी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बीएनएस की धारा 7 में यह साफ कर दिया गया है कि सिर्फ गणना के उद्देश्य से आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। अच्छा, सिर्फ गणना के लिए? जी। तो अगर किसी को आजीवन कारावास का 1/4 भुगतना है, तो वो होगा 20 का 1/4 यानी 5 साल। ये 20 साल का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। और क्या सरकार इन सजाओं को कम कर सकती है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना? हाँ, बिल्कुल। इसे दंडादेश का लघुकरण या कम्यूटेशन कहते हैं। और धारा 5 के तहत केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो अपराधी की सहमति के बिना भी सजा की प्रकृति को बदलकर उसे कम कर सकती है। जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। हाँ, या 10 साल के कठोर कारावास को 5 साल के सादे कारावास में बदलना। ठीक है। अब सजा में जुर्माने की भी बात होती है। क्या अदालत कितना भी जुर्माना लगा सकती है या इसकी कोई सीमा है? बीएनएस की धारा 8 कहती है कि अगर कानून में जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा नहीं बताई गई है, तो अदालत असीमित जुर्माना लगा सकती है। असीमित? हाँ, लेकिन वो अत्यधिक यानी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब जुर्माना अपराध की गंभीरता और अपराधी की आर्थिक हैसियत के अनुपात में होना चाहिए, मनमाना नहीं।
और अगर कोई जुर्माना ना भर पाए तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ भी कानून ने एक सीमा तय की है। जुर्माना न भरने पर मिली अतिरिक्त जेल उस अपराध के लिए मिली मूल सजा के 1/4 मतलब 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा। जहां सजा सिर्फ जुर्माना है, जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ना, वहां भी जुर्माना न भरने पर जेल की अवधि तय है। एक तरह की सीढ़ी बना दी गई है। 5,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए 2 महीने तक, 10,000 तक के लिए 4 महीने और उससे ज्यादा के मामलों में भी अधिकतम 1 साल की जेल हो सकती है। मतलब मकसद सजा को अनुपात में रखना है। बिल्कुल। ये तो बहुत साफ और तार्किक नियम है। अब एक और गंभीर सजा पर आते हैं, एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसे हम आम भाषा में कालकोठरी की सजा कहते हैं। इसके बारे में बीएनएस में क्या नियम है? एकांत परिरोध को बीएनएस बहुत गंभीरता से लेता है, क्योंकि इसके कैदी के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरे असर पड़ सकते हैं। इसलिए धारा 11 और 12 में बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। क्या है वो नियम? पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि ये सजा सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती है जिन्हें कठोर कारावास मिला हो, मतलब जिनसे जेल में मेहनत करवाई जाती है। सादा कारावास वालों को नहीं? नहीं, सादा कारावास वालों को ये सजा नहीं दी जा सकती। और इसकी समय सीमा क्या है? क्या किसी को सालों तक कालकोठरी में रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी सूरत में अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों न हो, कुल एकांत परिरोध 3 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता। सिर्फ 3 महीने? जी, अधिकतम 3 महीने। और इसे देने का भी एक तरीका है। अगर कुल सजा 6 महीने तक की है तो अधिकतम 1 महीना, 1 साल तक है तो 2 महीने और 1 साल से ज्यादा है तो अधिकतम 3 महीने। अच्छा। लेकिन इससे भी जरूरी एक और नियम है। किसी को भी एक बार में 14 दिन से ज्यादा और 1 महीने में कुल 7 दिन से ज्यादा एकांतवास में नहीं रखा जा सकता। मतलब टुकड़ों में? हाँ, और 2 एकांतवास के बीच में उतने ही दिनों का आराम देना भी जरूरी है। ये बहुत बारीक नियम है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई सजा की बात। लेकिन क्या कानून उन लोगों के लिए ज्यादा सख्त है जो बार-बार अपराध करते हैं? जी हाँ, इसके लिए धारा 13 में पश्चातवर्ती दोष सिद्धि या एनहांस्ड पनिशमेंट का प्रावधान है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है आदतन अपराधियों के लिए ज्यादा सजा। जी। लेकिन यह हर अपराध पर लागू नहीं होता। ये खास तौर पर अध्याय 10 जो नकली सिक्कों से जुड़ा है और अध्याय 17 यानी संपत्ति से जुड़े अपराध जैसे चोरी, डकैती पर लागू होता है। जी। अगर कोई व्यक्ति इन अध्यायों के तहत किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और वो फिर से वैसा ही अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो अब तक हमने समझा कि अपराध क्या है और उसकी सजा क्या है। लेकिन क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब कोई काम अपराध जैसा दिखने पर भी अपराध नहीं माना जाता? बिल्कुल। और यहीं से बीएनएस का अध्याय 3 यानी साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस शुरू होता है। ये वो बचाव है जो कानून किसी व्यक्ति को देता है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत धारा 14 में है, जो कहता है इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजाट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजाट। ये तो बहुत भारी भरकम लैटिन कहावत लग रही है। इसका आसान मतलब क्या है? हाँ, इसका आसान मतलब है तथ्य की भूल माफ की जा सकती है, लेकिन कानून की भूल नहीं। अगर आपने कोई काम किसी तथ्यात्मक गलतफहमी में किया है और आप सद्भावपूर्वक मतलब इन गुड फेथ ये मान रहे थे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपको बचाव मिल सकता है। कोई उदाहरण? जैसे एक सैनिक अपने अफसर के आदेश पर भीड़ पर गोली चलाता है, ये मानकर कि आदेश कानूनी है। बाद में अगर पता चलता है कि आदेश गैर कानूनी था, तो भी सैनिक को बचाव मिल सकता है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि उसे कानून नहीं पता था। बिल्कुल। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून भी है। कानून की जानकारी होना आपकी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और क्या न्याय प्रक्रिया से जुड़े लोगों जैसे जज या जल्लाद को भी कोई खास छूट मिलती है? हाँ, धारा 15 और 16 भी इसी बारे में है। धारा 15 एक जज को उसके न्यायिक काम के दौरान लिए गए फैसलों के लिए आपराधिक कार्यवाही से बचाती है, बशर्ते उसने वो काम सद्भावपूर्वक और अपने अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन में रहते हुए किया हो। अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कुछ किया तो उसे ये सुरक्षा नहीं मिलेगी। और जल्लाद के बारे में क्या? वो तो एक तरह से किसी की जान लेता है। धारा 16 उसी की सुरक्षा करती है। जल्लाद जो किसी को अदालत के आदेश पर फांसी देता है, वो हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है। जी, वो सिर्फ कानून और न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है। इसी तरह धारा 17 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति
पूरी सावधानी से कोई कानूनी काम कर रहा है और उस दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो वो भी अपराध नहीं है। जी। ये सभी प्रावधान न्याय व्यवस्था को बिना डरे काम करने में मदद करते हैं। तो आज हमने भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 2 और 3 के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ। हमने सामान्य आशय के सिद्धांत से समझा कि अपराध में सबकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है। फिर हमने 6 तरह की सजाओं को देखा, जिसमें नई सामुदायिक सेवा की सुधारात्मक सोच को समझा। बिल्कुल। इसके अलावा आजीवन कारावास की गणना, जुर्माने के नियम और एकांत परिरोध की सख्त शर्तों पर भी बात की। और अंत में हमने उन साधारण अपवादों को जाना जहां कोई काम अपराध होते हुए भी अपराध नहीं माना जाता, जैसे तथ्य की भूल या न्यायिक कार्य। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो कई सीधे सवाल बनते हैं ना। हाँ, बहुत। जैसे बीएनएस ने किस कानून की जगह ली? तो जवाब है आईपीसी 1860। कौन सी नई सजा जोड़ी गई? सामुदायिक सेवा। आजीवन कारावास की गणना के लिए कितने साल माने जाते हैं? 20 साल। और एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि? 3 महीने। ये सब सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ये सब तो बहुत उपयोगी है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं। सामुदायिक सेवा जैसे सुधारात्मक दंड जो पश्चिमी देशों में काफी सफल रहे हैं, क्या वे भारतीय समाज और हमारी न्याय प्रणाली में भी उतने ही प्रभावी साबित होंगे? क्या ये वाकई जेलों का बोझ कम करने और अपराधियों को सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बन पाएगा? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। नमस्कार। सोचिए, एक डॉक्टर एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन कर रहा है और अपनी पूरी कोशिश के बाद भी मरीज की जान नहीं बचती। तो क्या वो डॉक्टर एक अपराधी है? या मान लीजिए अंधेरे में कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और अचानक कुल्हाड़ी का फल निकलकर किसी को लग जाता है। क्या ये हत्या है? जी। आज हम भारतीय न्याय संहिता के इसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जहां कोई काम जो देखने में अपराध लगे असल में कानून की नजर में अपराध नहीं होता। बिल्कुल। और इन सभी परिस्थितियों को कानून में सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस कहा गया है। इन सब का आधार एक ही कानूनी सिद्धांत पर टिका है जिसे मेंस रिया कहते हैं। मेंस रिया? जी, मेंस रिया। ये एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है आपराधिक नियत या दोषपूर्ण मन। अच्छा, नियत। हाँ, कानून का मकसद सजा देना है, लेकिन सिर्फ उसे जिसका इरादा गलत था। इसका उद्देश्य निर्दोष को बचाना है। और जो लोग एसएससी, रेलवे या पुलिस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम बिना बुरे इरादे के, बिना किसी गलत नियत के हुआ है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सही पकड़ा। यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। तो सबसे पहली और आम स्थिति है गलती कर देना। लेकिन कानून किस तरह की गलती को माफ करता है? क्या ये कहना काफी है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गैर कानूनी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर कानून एक बहुत साफ लकीर खींचता है। कानून कहता है कि तथ्य की भूल यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो क्षम्य है, उसे माफ किया जा सकता है। तथ्य की भूल? जी। लेकिन विधि की भूल यानी मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको कानून नहीं पता था। कानून ये मानकर चलता है कि देश के हर नागरिक को देश का कानून पता होना चाहिए। अच्छा, तो तथ्य की भूल का कोई उदाहरण? ये सुनने में थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है। इसे एक मशहूर केस से समझते हैं, बोडा खुर्द बनाम सम्राट। बोडा खुर्द बनाम सम्राट? जी। इस मामले में एक व्यक्ति ने रात के अंधेरे में अपनी पत्नी को चुड़ैल समझकर मार दिया। उसे सच में लगा कि उस पर कोई खतरनाक साया हमला कर रहा है। ओहो। अदालत ने माना कि उसका इरादा अपनी पत्नी को मारने का नहीं था। उसे तथ्य को समझने में गलती हुई, इसलिए यह हत्या नहीं मानी गई। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि कार्य सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में किया गया हो। लेकिन ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा कि व्यक्ति ने सच में गलती की थी और कोई बहाना नहीं बना रहा है। अदालत इस पर कैसे यकीन करती है? बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अदालत हर परिस्थिति को देखती है, सबूतों को जांचती है। सद्भाव का मतलब है कि व्यक्ति ने उचित सावधानी और ध्यान से काम किया हो। एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक पुलिस अफसर को बी नाम के अपराधी को गिरफ्तार करना है और वो पूरी ईमानदारी और जांच पड़ताल के बाद गलती से सी को पकड़ लेता है, जो बिल्कुल बी जैसा दिखता है। तो यहां पुलिस अफसर ने अपराध नहीं किया, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी सद्भावपूर्वक निभाई। तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये 2 बातें याद रखें। तथ्य की भूल माफ है,
कानून की भूल नहीं और कार्य सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई गलती की बात। अब उस लकड़हारे वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। वहां तो कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक हादसा था। इसे कानून कैसे देखता है? उसे कानून धारा 18 के तहत दुर्घटना मानता है। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कानूनी काम कानूनी तरीके से और पूरी सावधानी के साथ कर रहा है और उस दौरान बिना किसी आपराधिक इरादे की कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो अपराध नहीं है। अच्छा, तो इसकी कुछ शर्तें हैं? ऐसा तो नहीं कि कोई लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मार दे और कह दे कि ये तो दुर्घटना थी? बिल्कुल, 3 शर्तें हैं और अक्सर परीक्षाओं में इन्हीं पर सवाल बनता है। पहली, काम कानूनी होना चाहिए, जैसे लकड़ी काटना कानूनी है। ठीक है। दूसरी, काम पूरी सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। लकड़हारे ने शायद अपनी कुल्हाड़ी जांची होगी। और तीसरी और सबसे जरूरी, कोई आपराधिक इरादा ना हो। उसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। इरादा नहीं था। जी, अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी धारा 18 का बचाव मिलता है। ये पुरानी आईपीसी की धारा 80 के ही समान है। तो दुर्घटना में इरादा नहीं होता, लेकिन क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है जहां आप जानबूझकर कोई नुकसान करें, फिर भी वो अपराध ना हो? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और यहीं पर आवश्यकता का सिद्धांत या धारा 19 सामने आती है। आवश्यकता का सिद्धांत? जी, ये सिद्धांत कहता है कि कभी-कभी एक बड़ा नुकसान रोकने के लिए एक छोटा नुकसान करना जरूरी हो जाता है। जैसे? चट्टान से टकराने वाला है, उसे बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि उसे एक छोटी खाली नाव से टकरा दिया जाए, जिससे जहाज का रास्ता बदल जाए। अब यहाँ जानबूझकर उस छोटी नाव को तोड़ा गया। लेकिन मकसद तो 100 लोगों की जान बचाना था। सही पकड़ा। यहाँ इरादा नाव तोड़ने का नहीं, बल्कि लोगों को बचाने का था। इसे आवश्यकता कहते हैं। ये आत्मरक्षा से अलग है, क्योंकि उस छोटी नाव से कोई खतरा नहीं था। अच्छा। परीक्षा के लिए इसका लैटिन नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्वाम नेसेसिटास। क्वाम नेसेसिटास। जी, अक्सर पूछा जाता है कि बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि करना किस धारा के तहत बचाव है? जवाब है धारा 19। ये दिलचस्प है। अब एक और स्थिति पर आते हैं जहां नुकसान का अंदेशा पहले से होता है, जैसे कि बॉक्सिंग का मैच। खिलाड़ी जानते हैं कि उन्हें चोट लग सकती है, फिर भी वो खेलते हैं। तो क्या एक बॉक्सर दूसरे को घायल करने का अपराधी है? नहीं, यहाँ कानून का एक और सिद्धांत लागू होता है, सहमति। धारा 25 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए अपनी सहमति देता है जिसमें नुकसान का जोखिम है, तो बाद में वह उसे अपराध नहीं कह सकता। जब तक कि खेल नियमों के हिसाब से हो। बिल्कुल, जब तक कि खेल नियमों के दायरे में खेला गया हो। इसका आधार भी एक लैटिन सूत्र है, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सहमति देने वाले को कानूनी चोट नहीं होती। और डॉक्टर वाले हमारे शुरुआती उदाहरण का क्या? वहां भी तो ऑपरेशन में जोखिम होता है। वो धारा 26 के तहत आता है। जब कोई डॉक्टर मरीज के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई ऑपरेशन करता है और मरीज की सहमति भी लेता है, तो किसी अनहोनी के लिए उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। बशर्ते उसका इरादा गलत ना हो। जी, बशर्ते उसका इरादा मरीज को मारने का ना हो। तो धारा 25 में सहमति से जोखिम उठाना और धारा 26 में किसी के फायदे के लिए सद्भाव से काम करना, ये दोनों ही महत्वपूर्ण बचाव हैं। ठीक है, डॉक्टर वाले केस में तो मरीज सहमति देता है, पर अगर मरीज बेहोश हो, सहमति दे ही ना पाए और ऑपरेशन करना तुरंत जरूरी हो, तब क्या होगा? ऐसी ही आपातकालीन स्थितियों के लिए धारा 30 बनाई गई है। ये उन मामलों के लिए है जहां किसी व्यक्ति की भलाई के लिए तुरंत काम करना जरूरी है, लेकिन उससे सहमति लेना संभव नहीं है। कोई उदाहरण इसका? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कि एक इमारत में आग लगी है और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बच्चा फंसा है। उसे बचाने का एक ही तरीका है कि उसे नीचे कंबल लिए खड़े लोगों की तरफ फेंका जाए। ओहो! हो सकता है इस प्रक्रिया में बच्चे को चोट लग जाए या उसकी जान चली जाए। लेकिन इरादा तो उसे आग से बचाना था, मारना नहीं। बिल्कुल, कानून यहाँ परिणाम नहीं, बल्कि नेक इरादा या उद्देश्य देखता है। क्योंकि उद्देश्य बच्चे को बचाना था, इसलिए यह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसी तरह धारा 27 किसी गार्डियन यानी संरक्षक को यह अधिकार देती है कि वो अपने संरक्षण में किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लाभ के लिए सहमति दे सकता है। इन धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण शब्द उद्देश्य है। इरादे की बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या हमारे शब्द भी अपराध हो सकते हैं? मान लीजिए एक डॉक्टर मरीज को कोई बहुत बुरी खबर देता है, जैसे कि उसे कोई गंभीर बीमारी है और मरीज को सदमे से कुछ हो जाए। नहीं, धारा 31 के अनुसार अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति की भलाई के लिए सद्भावपूर्वक दी गई है,
तो उससे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए सूचना देने वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो मरीज को सच बताए। अच्छा। पर यहीं एक और दिलचस्प बचाव है जो मजबूरी से जुड़ा है। इसे धारा 32 में विवशता या डुरेस कहते हैं। विवशता मतलब जब किसी से जबरदस्ती कोई अपराध करवाया जाए? हाँ, जब किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर कोई अपराध करने पर मजबूर किया जाए तो कानून मानता है कि उस व्यक्ति का अपना कोई इरादा नहीं था। उसने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो काम किया। जी हाँ, जैसे डाकू एक लोहार की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उससे तिजोरी का ताला तोड़वाए। यहाँ लोहार अपराधी नहीं है। तो क्या ये बचाव हर अपराध पर लागू होता है? क्या कोई ये भी कह सकता है कि मुझे किसी की हत्या करने के लिए मजबूर किया गया था? नहीं, और ये परीक्षा के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। कानून कहता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। इसलिए विवशता का बचाव हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों पर लागू नहीं होता। आप ये दलील नहीं दे सकते कि आपको देश के खिलाफ गद्दारी करने या किसी की हत्या करने के लिए मजबूर किया गया। अच्छा, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं और सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी हैं। आत्मरक्षा का अधिकार या प्राइवेट डिफेंस। जी, प्राइवेट डिफेंस। आखिर कानून हमें अपनी रक्षा के लिए कितनी छूट देता है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 34 से लेकर आगे तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ये कानून द्वारा दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। किस किस चीज की रक्षा के लिए? ये अधिकार न सिर्फ अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए भी है। तो कानून ये कह रहा है कि मुश्किल वक्त में आप सिर्फ खड़े होकर तमाशा न देखें, बल्कि अपनी और दूसरों की रक्षा करना आपका एक तरह से फर्ज भी है। बिल्कुल, इसका मूल मंत्र यही है कि कानून नागरिकों को कायर नहीं बल्कि बहादुर बनाना चाहता है। और इसीलिए धारा 36 एक बहुत दिलचस्प बात कहती है। क्या? ये कहती है कि आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार तब भी है जब आप पर हमला करने वाला कोई पागल व्यक्ति हो, कोई नशे में धुत शराबी हो या कोई बच्चा हो। हमलावर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका अधिकार अपनी रक्षा करना है। लेकिन इस अधिकार की कोई सीमा तो होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बहाना बनाकर किसी पर भी हमला कर दे। वो एक बारीक लाइन कहाँ है जहां बचाव बदले में बदल जाता है? ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और धारा 37 इसी के बारे में है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार असीमित नहीं है। क्या सीमाएं हैं? पहली शर्त, ये अधिकार किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उपलब्ध नहीं है जो अपनी ड्यूटी कर रहा हो, जब तक कि उसके काम से आपको मौत या गंभीर चोट का खतरा ना हो। ठीक है। दूसरी, अगर आपके पास पुलिस या अधिकारियों से मदद लेने का पर्याप्त समय है तो आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और सबसे जरूरी, बल का प्रयोग। हाँ, आनुपातिकता का सिद्धांत, मतलब आप केवल उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जितना उस खतरे को टालने के लिए जरूरी है। जैसे? आप एक थप्पड़ के जवाब में किसी पर गोली नहीं चला सकते। जैसे ही खतरा खत्म होता है, आपका आत्मरक्षा का अधिकार भी खत्म हो जाता है। अच्छा। से में उसका पीछा करके उस पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि तब वो बदला हो जाएगा, बचाव नहीं। आपने अनुपातिकता की बात की, यानी जितना खतरा उतना बल। पर क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां कानून किसी की जान लेने की भी इजाजत देता है? हाँ, धारा 43 ऐसी ही 7 गंभीर परिस्थितियों के बारे में बताती है जहां शरीर की रक्षा करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित करना भी अपराध नहीं माना जाता। 7 परिस्थितियां? जी, ये वो स्थितियां हैं जहां खतरा बहुत बड़ा है, जैसे अगर हमले से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका हो, अगर हमला बलात्कार या अप्राकृतिक कामवासना के इरादे से किया गया हो, जी, अपहरण के लिए किया गया हो या कोई एसिड फेंकने की कोशिश कर रहा हो। इन मामलों में कानून आपको अपनी रक्षा में हमलावर की जान लेने तक का अधिकार देता है। और संपत्ति के मामले में क्या अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी किसी की जान ली जा सकती है? हाँ, लेकिन केवल कुछ खास गंभीर अपराधों में। धारा 41 में इनकी सूची है। क्या क्या है वो? पहला है लूट यानी रॉबरी। दूसरा, रात्रि गृह भेदन यानी रात के समय घर में सेंधमारी। तीसरा, आग या विस्फोटक से रिश्ती, मतलब कोई आपके घर या दुकान में आग लगा रहा हो। और चौथा, चोरी या घर में घुसपैठ, जिससे आपको अपनी जान का खतरा महसूस हो। इन मामलों में संपत्ति की रक्षा के लिए भी मृत्यु कारित की जा सकती है, क्योंकि इन अपराधों में जान का खतरा भी छिपा होता है। इसमें भी वो समय सीमा वाली बात लागू होती होगी कि खतरा टल जाने के बाद अधिकार खत्म हो जाता है। बिल्कुल, धारा 43 यही कहती है। यह अधिकार तभी तक बना रहता है जब तक आपकी संपत्ति को अपराधी से खतरा है। और जैसे ही खतरा टला, जैसे ही चोर आपका सामान लेकर भाग जाता है और खतरा टल जाता है, आपका अधिकार भी समाप्त हो जाता है।
आप उसे पकड़कर पुलिस को दे सकते हैं, लेकिन उसे मार नहीं सकते। ये बचाव और बदले का सबसे बड़ा अंतर है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मूल बातें निकल कर आती हैं। पहली, कानून का फोकस नियत पर है। जी, नियत। दूसरी, आपका बचाव हमेशा खतरे के अनुपात में होना चाहिए। और तीसरी, आत्मरक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक कर्तव्य भी है। आपने एकदम सही सार निकाला है। कानून निर्दोष इरादे, दुर्घटना और मजबूरी की रक्षा करता है और आत्मरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन उसकी सीमाएं भी तय करता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ धाराएं विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। धारा 18 यानी दुर्घटना, धारा 38 शरीर की रक्षा में मृत्यु और धारा 41 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु। इनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। क्या आप अंत में हमारे श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि इस विषय से परीक्षाओं में किस तरह के सवाल आ सकते हैं? जरूर। 4 तरह के सवाल बहुत आम हैं। एक तो मैच द फॉलोइंग हो सकता है, जहां एक तरफ धारा 18, 19, 32, 38 जैसी धाराएं होंगी और दूसरी तरफ उनके सिद्धांत जैसे दुर्घटना, आवश्यकता, विवशता। आपको सही मिलान करना होगा। जी। दूसरे सिनारियो बेस्ड प्रश्न आते हैं। आपको एक स्थिति दी जाएगी, जैसे डॉक्टर वाले ऑपरेशन का मामला, और पूछा जाएगा कि उसे किस धारा के तहत बचाव मिलेगा। अच्छा। तीसरे प्रिंसिपल बेस्ड प्रश्न हो सकते हैं, जैसे वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया का क्या अर्थ है। और चौथे सीधे प्रश्न, जैसे किन अपराधों के खिलाफ आत्मरक्षा में मृत्यु कारित की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। अंत में बस एक विचार, कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी। ये जानना कि आत्मरक्षा का अधिकार कहाँ समाप्त होता है और बदला कहाँ से शुरू होता है, न केवल एक प्रतियोगी छात्र के लिए बल्कि हर एक जागरूक नागरिक के लिए आवश्यक है। यही कानून और न्याय का मूल आधार है।